अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाज़िब। सेनेट इंतखाबात में एक बड़े धचके के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगला महाज अब सिर्फ 4 दिन की दूरी पर है, जब सेनेट के 9 मुंतखब अरकान हल्फ भी उठाएंगे और नया चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करेंगे। आज PDM की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को बाकायदा तौर पर मुतफ़िका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट का वो ऐलान हो चुका है। हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज सामने आ चुका है कि सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की शिकस्त को कैसे रोका जाए, जबकि इस बार मामला भी उल्टा है। सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत के बावजूद हुकूमत हफीज शेख को नहीं जितवा सकी, तो अब मौजूदा सेनेट में जहां अपोजिशन इत्तेहाद के पास कम अज कम 52 नशिस्तें हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी कैसे यूसुफ रजा गिलानी के बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाबात को रोक सकेंगे। वज़ीर आज़म और हुकूमती वज़रा दावे ये कर रहे हैं कि सादिक संजरानी ही कामयाब होंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत अपनी अक़लियत को अक्सरियत में कैसे तब्दील करेगी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब एक जानिब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपने ही अरकान से जबरी तौर पर इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाया और दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में सादिक संजरानी को उम्मीदवार नामजद करने पर वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं जैसे हफीज शेख के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, क्योंकि सेनेट में PTI 25 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार हुकूमती जमात का होता, लेकिन सादिक संजरानी की नामजदगी इस बात का सबूत है कि हुकूमत को एक और शिकस्त का खदशा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन से पहले नाअहल करवाया जाए, जिसकी बुनियाद उनके बेटे की मुबैना वीडियो को बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत अपने उन MNAs के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही जिनके बारे में खुद इमरान खान का दावा है कि उन्हें मालूम है कि किन अरकान ने हफीज शेख को वोट नहीं दिया। हुकूमत के लिए परेशानी यह भी है कि यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेट चेयरमैन जीत या हार, दोनों सूरतों में सवालात उठेंगे, सियासी पेचीदगियां बढ़ेंगी, PDM के इत्तेहाद में फूट भी पड़ सकती है, जिसके इम्कानात तो कम है। बावजूद इसके कि आज PDM के इजलास में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के मामले समेत पंजाब में अदम एतमाद के मामले पर भी इख्तिलाफात देखने को मिले। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को फ़िलहाल मौखिर करने के हक़ में है और पंजाब में अदम एतमाद लाने की भी पुरजोर हामी है। बिलावल भुट्टो ने PDM इजलास में यहाँ तक कह दिया कि अगर PDM ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात का बायकॉट करती तो आज यहाँ ना खड़ी होती। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब में तब्दीली लाने में जल्दी की हामी नहीं और लॉन्ग मार्च अपने वक्त पर ही कराने पर जोर दे रही है। एक और मामला जिसमें इख्तिलाफ नज़र आ रहा है वो लॉन्ग मार्च की सिमत पर है। इजलास के दौरान साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की जानिब मार्च पर जोर दिया, जिसकी हिमायत मरियम नवाज ने भी की, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफ रही है। क्या ये इख्तिलाफात PDM में फूट डाल सकते हैं? PDM की आगे लॉन्ग मार्च के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, सेनेट इंतखाबात के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, और आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जो है वो नून लीग लाएगी, और अगर वो आ जाती है तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। इसी पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज PDM का बड़ा अहम एक इजलास हुआ, 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई करवानी है आपसे। एक तो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आप लोग ला रहे हैं, नहीं ला रहे? अगर ला रहे हैं और वो कामयाब हो गई तो क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं एज ए CM पंजाब? और इससे जुड़ा सबसे अहम सवाल कि आप लोग तो ये कह चुके हैं कि हम किसी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे और यहाँ तक कह चुके हैं कि अदम एतमाद में भी शामिल होना सेटअप का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है, तो ये भी मैंने साथ में एक जोड़ दिया है सवाल। ओवर टू यू ना। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो आपने दुरुस्त कहा कि हम किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें हमें कोई मावराए आइन मुदाखलत की जरूरत हो। तो इसलिए हमारी अब जो पूरी कोशिश है वो यही है कि इस हुकूमत को हम आने वाले दिनों में इंतखाबात भी होंगे NA 75 में, वहाँ इंशाल्लाह इन्हें शिकस्त दी जाए और उसके बाद इसी तरह उन्हें जो हमने लॉन्ग मार्च करना है उसके जरिए उनके ऊपर जमहूरी दबाव बढ़ाया जाए। तो जब ये दबाव बढ़ेगा इसमें हम गौर करेंगे कि क्या हम आज खुद इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं पंजाब असेंबली में जिसके जरिए अदम एतमाद हो सके, और अगर हमें इस पर एतमाद हुआ तो फिर पंजाब असेंबली में जरूर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसके कोई चांसेस नहीं। खुर्रम साहब, फिर आपने फिर ऐसा जवाब मुझे दे दिया कि उसमें फिर सवाल खड़े हो गए ना कि अभी फिलहाल अदम एतमाद के चांसेस नहीं हैं।
लेकिन अददी अक्सरियत अगर इतनी हो जाती है कि आपको उस पर एतमाद हो कि हम गिरा सकते हैं, तो आप फिर तरीके अदम एतमाद कर लेंगे? नहीं, देखिए, अददी अक्सरियत अगर हम अपनी जो कुव्वत, मैं से यही कहूंगा कि जो परसुएशन है, क्या हम पंजाब में, हालांकि सिर्फ 7 वोटों का इस वक्त फर्क है, जो आखिरी दफा हमने टेस्ट हुआ था 176 और 183 वोटिंग हुई थी पंजाब असेंबली में, तो सिर्फ 7 वोटों का फर्क है। चंद लोग भी अगर हमें सपोर्ट करने का इंदिया दे दें, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, इसमें जो काफ लीग का जो अंसर है, उनके साथ अगरचे हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हमने तो चूंकि पीडीएम की तहरीक शुरू इस बुनियाद पे की थी कि सियासत से मावराए आइन मुदाखलत जो है उसको हमें खत्म करना है, और अगर हमें ये महसूस हुआ कि हमारे हवारी जो हैं वो वाकई आज खुद अपनी सियासी बुनियाद के ऊपर हमारे साथ आ रहे हैं, फिर तो हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हमने किसी की इजाजत से इक्तदार में आना है, वो रास्ता हम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। खुर्रम साहब, वैसे तो सबसे ज़्यादा किताबें भी आप पढ़ते हैं सियासतदानों में, और हमें तोहफे भी सबसे ज़्यादा किताबों के साफियों को आप देते हैं। आपके जवाबात से मुझे आज फ़लसफ़ा ज़्यादा झलकता नज़र आ रहा है। सीधा सीधा जो जवाब है वो मुझे नहीं, सीधा जवाब देखिए, अगर आप सीधा जवाब चाहते, देखिए इस वक्त हमारा ये ख्याल है कि जो पंजाब में मोहतरम इस वक्त स्पीकर साहब हैं और उनकी जो जमात है, अभी आज के दिन तक वो तभी हमारी हिमायत का फैसला करेंगे अगर उन्हें इसकी इजाजत मिली। तो अगर तो वो ऐसी बुनियाद पर अब मुझे आपका जवाब मिल गया, तो अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपने कहा कि यू आर इन टच विद काफ लीग, मतलब एज ए पीडीएम, अगर वो मान जाते हैं और अगर उन्हें वहां से इजाजत मिली जहां से इजाजत लेके वो फैसले करते हैं, तो उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही एज ए वजीर आला पंजाब एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इजाजत वाला मामला मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं है। हम जब भी अगर इस रास्ते पर चलते हैं, हम अपना वजीर आला लेकर आएंगे। इस वक्त आज तक भी पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी जो अददी ब्लॉक है वो मुस्लिम लीग नून का है, वो नून लीग के पास है। तो हर जमहूरी लिहाज से, आईनी लिहाज से, अगर अखलाकियात की बात करें उस लिहाज से, तो मुस्लिम लीग नून का वजीर आला होना चाहिए, और इसी के ऊपर हम खड़े हैं। और अगर हम इस खालिस्तान जमहूरी बुनियाद पर एक अक्सरियत पैदा कर पाते हैं, तो फिर तो हम इस रास्ते पर चलेंगे, अदरवाइज हम अपनी जो जदोजहद है पीडीएम के तहत वो जारी रखेंगे। ठीक, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पंजाब के मामलात हैं उसमें इस वक्त जो सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई है, ऑब्वियसली एक सेनेट का इलेक्शन जो है वो उससे पहले हो रहा है, 4-5 दिन उसमें रह गए हैं, तो सेनेट का भी काफ़ी टाइट रेस है, 4-5 सेनेटर्स की अददी अक्सरियत है। गिलानी साहब अब तो जॉइंट एज ए जॉइंट कैंडिडेट तकरीबन अनाउंस भी हो चुके हैं। क्या आप क्या समझते हैं, नून लीग क्या मुकम्मल फुल फ्लैज सपोर्ट कर रही है गिलानी साहब को, या आप कह रहे हैं कि ठीक है यार, बस देखते हैं पीपल्स पार्टी खुद से जीत जाए तो जीत जाए, हम वोट दे देंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हम गिलानी साहब को बतौर पीडीएम के उम्मीदवार भरपूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, इससे ज्यादा भरपूर सपोर्ट नहीं हो सकती कि इस मौसम में, जहां हमने अभी सेनेट का एक इंतखाब इस्लामाबाद में देखा है कि मुस्लिम लीग नून के 100% मेंबरान कौमी असेंबली जो 83 हैं इस वक्त, उन्होंने बगैर किसी लालच के यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला। ये नाकाबिल यकीन है आज के दौर में। और अगर कोई ऐसा इशू आता है तो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त 17 सेनेटर्स हैं जो हाउस में मौजूद हैं, 18वें क्योंकि इसहाक डार साहब अभी मुल्क में नहीं है, तो जो 17 हमारे अराकीन है वो 17 के 17 इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पीडीएम के उम्मीदवार की अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप तो चूंकि ये कह चुके हैं ऑन एयर कि जी आपको पता नहीं है कि आपकी पार्टी ने पीटीआई के वो लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया उनको क्या टिकट प्रॉमिस किए गए हैं, वो कितने लोग हैं। एक तो ये कि क्या अब उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, दूसरा ये कि
पीपल्स पार्टी जब ये कह रही थी कि जी बाई इलेक्शंस में भी जाते हैं और सेनेट में भी जाते हैं, तो अब तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि पीपल्स पार्टी का वो एक मौक़िफ़ दुरुस्त था। और आपसे ज़्यादा किसको पता है कि पॉलिटिक्स जो है उसे आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो एक रिजिड सा वो मौक़िफ़ अपना के और नून लीग उस पर अटकी हुई है, हमने ये नहीं करना वो नहीं करना। अब तो पीपल्स पार्टी सही साबित हो रही है आस्ता आस्ता, लेकिन पहले उसका जवाब दें नून लीग वाले जो टिकट्स थे। जी, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है। अगले आने वाले दिनों में पार्टी की मजीद मुशावरती मीटिंग्स होंगी, उनमें शायद हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये ऐसी बातें हैं जो कम लोगों ही जाने तो बेहतर है, इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना कोई ऐसी मुनासिब बात नहीं है। दूसरा इशू जो आपने कहा कि जी हमें किस तरह आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में इंतखाबात की सियासत अपनी एक जगह पर है, उसका एक आगाज हमने किया था, लेकिन असल स्ट्रेटजी तो पहले दिन से जो लिखी है अपने 27 नुकात में पीडीएम की चार्टर में कि हमने पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है और इससे मावराए आइन मुदाखलत खत्म करनी है। अब उसमें हमने एक स्टैंस लिया, पीपल्स पार्टी ने हमें कन्विंस किया, लेकिन उस कन्विक्शन में उस वक्त तक तो ये जाहिर नहीं था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की गैर जानिबदारी इख्तियार करेगा जो उसने की। उस तक वाज़ेह नहीं था कि सेनेट में क्या होगा। तो हमने तो जिस किस्म के उस वक्त के हालात थे जब पीडीएम बनी, उस वक्त तो एक बहुत ही जबर का मौसम था, और ये उस जबर के मौसम को कम करने में फिर जो मियां नवाज शरीफ ने एक स्टैंड लिया यहाँ गुजरांवाला में, उसका भी किरदार है। ये फैक्ट कि पीडीएम जो है तमाम तर अफवाहों के बावजूद अभी तक मुत्तहिद है और टूटी नहीं है, उसका भी किरदार है। तो ये जो एक ग्रेजुअल सियासी जद्दोजहद है उस पर हम कायम करें, उसमें जहां जहां टैक्टिक्स हमें मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आते हैं वो पीडीएम अडॉप्ट करती है, लेकिन स्ट्रैटेजी हमारी अल्टीमेट यही है कि अनकरीब जल्द अज जल्द साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात। खुर्रम दस्तगीर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि पीपल्स पार्टी जो है वो जिस जानिब अब चल पड़ी है, गिलानी साहब सेनेट के इंतखाबात जीत गए, अब चेयरमैन सेनेट है, अगर वो जीत जाते हैं तो अगर देखा जाए एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, अगर कोई उस पर गौर करे तो पीपल्स पार्टी गेन कर रही है, सेनेट में भी गेन किया, फिर चेयरमैनशिप उनको मिल जाएगी। तो वो चाहेंगे कि जो 26 मार्च को धरना है या लॉन्ग मार्च है, जो भी उसको अभी तक आप लोगों ने नाम दिया है, वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाए। और ये उन्होंने आज मेरा ख्याल है सजेशन थोड़ी बहुत दी भी है। उस पर क्या आप समझते हैं कि अगर एक तरफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो एक हाउस तो बिल्कुल आप लोगों के कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर भी आप लॉन्ग मार्च इसी तरह करेंगे? जी हम करेंगे, क्योंकि आपके नाजरीन के लिए स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स में फर्क होता है। सेनेट की नशिस्त जीतना या ज़िमनी इंतखाब जीतना, या अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जुम्मे के रोज हम चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी जीत जाते हैं, ये टैक्टिकल गेम्स हैं और उनकी अपनी एक बहुत वैल्यू है। लेकिन जो असल स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर पीडीएम को ज़हूर पजीर किया गया था, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। देखिए, सेनेट के चेयरमैन की भी आपके पास सीट आ जाना मतलब नहीं कि ये हाइब्रिड निजाम अब हमें काबिल कबूल है। हाइब्रिड निजाम जो है अब ये समझे बेजान और मतरूक हो चुका है, और उसको अब जितनी जल्दी हम इसकी फाइनल जो इसमें जो तब्दीली लेकर आनी है वो लेकर आएंगे। तो सेनेट चेयरमैन बनने से जो स्ट्रेटजी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, बड़ी अहम गुफ्तगू खुर्रम दस्तगीर साहब से हुई, और वो आपने जिस तरह सुना कि अगर परवेज़ इलाही साहब से राब्ते में है पीडीएम की क़यादत, अगर वो मान जाते हैं तो पंजाब में तहरीके अदम एतमाद आ सकती है। तो अब बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि काफ लीग से इस पर बात हो कि क्या डिसीजंस वो करने जा रहे हैं और पंजाब में जो है वो किस तरफ बात जा सकती है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हम वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी और तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई का रुख पंजाब की जानिब मुड़ चुका है, जहां वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा तो बिलावल भुट्टो ने पहले ही दे दिया था, लेकिन आज PDM के इजलास में इस मामले पर बाज़ाब्ता बहस भी हुई और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में अदम एतमाद लाने की तजवीज़ के साथ साथ हतमी फैसले का इख्तियार नून लीग को सौंपने की भी तजवीज़ दी गई। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या नून लीग इस बात का फैसला करेगी कि अदम एतमाद आए, क्योंकि माजी करीब तक मियां नवाज शरीफ इस तजवीज़ के मुखालिफ थे कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाए। इसके अलावा नून लीग की मरकजी क़यादत अदम एतमाद की बजाय नए इंतखाबात की हामी रही है। अदम एतमाद है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की एक राय है कि उसे परसू करना चाहिए। हमारी उसके हवाले से ये राय है कि वो नॉन स्टार्टर है, इसलिए कि इसे करने के लिए आपको जो मतलूबा तादाद चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। अदम एतमाद का ताल्लुक है, ये PDM के सरबराही इजलास में ये मामला डिस्कस पहले भी हुआ था, ये फिर होगा। PDM की अक्सरियती राय इसके हक में नहीं है कि हमारे निज़ाम में जो अदम एतमाद का तरीक़ाकार है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो हम ना किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम जमहूरी इक़दार के अंदर रहकर मुल्क के मसाइल की बात करते हैं। इन बयानात के बाद पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन में जितवाकर यह तो दिखा दिया कि वे हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद उसे सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या पंजाब में जहां हुकूमत और इत्तेहादियों के पास 192 और अपोजिशन के पास 172 नशिस्तें हैं, सेनेट इलेक्शन वाला फार्मूला कामयाब हो सकता है या नहीं, ये अहम सवाल है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जब बिलावल भुट्टो और काफ लीग के दरमियान हालिया राब्तों से भी पहले स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और आसिफ जरदारी के दरमियान बातचीत के बाद पंजाब की हद तक सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला इंतखाबात हो गए थे, तो सवाल ये उठा कि क्या ऐसा किसी डील के नतीजे में हुआ? क्या काफ लीग पंजाब में यू टर्न लेने का फैसला कर सकती है या कर चुकी है? गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद मुतज़ाद बयानात सामने आए काफ लीग की जानिब से, जिससे चहमगोइयों में मजीद इजाफा हो चुका है। वफाकी वजीर और काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने ऐलान किया कि इस मुलाकात के दौरान यूसुफ रजा गिलानी के लिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का वोट मांगा गया, लेकिन काफ लीग हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का वादा कर चुकी है, जिसके बाद आज मोनस इलाही ने इस सारे मामले पर यह कहकर यू टर्न ले लिया कि मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की, ना कि वोट मांगा गया, और ना ही काफ लीग ने गिलानी को वोट ना देने की कोई बात की। मोनस इलाही को यह तरदीद देने की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि तारिक बशीर चीमा यह वाजे कर चुके थे कि काफ लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के मामला खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने गुज़श्ता रोज सामने आने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान, वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का फैसला कर चुके हैं। अब पंजाब की सियासत किस करवट बैठ सकती है, यहाँ मरकज़ में क्या मामलात हैं, सेनेट इंतखाबात में अददी अक्सरियत गिलानी साहब को हासिल है, तो फिर हुकूमत कैसे ये दावा कर सकती है कि सादिक संजरानी जीत रहे हैं? क्योंकि अगर ओपोजिशन के लोग इस तरफ आएंगे, 4-5 जितना भी वोट का डिफरेंस है, तो वो फिर तो इन अदर वर्ड्स हॉर्स ट्रेडिंग ही हुई, उन्हें कैसे इस तरफ वो मजबूर करेंगे? तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ विप और मामले खसूसी बराए इमरान खान आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब इस्लामाबाद से जैसे ही सीट जीते तो सियासी भूंचाल सा मच गया और खान साहब ने यह कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, 15 से 20 उन्होंने अपने लोगों को कहा कि जी वो बिक चुके हैं। अब फिर उन्हीं लोगों से उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया। वो तो एपिसोड ये 2 होने थे, वो गुजर गए। अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिस तरह तहरीक इंसाफ ने माजी में भी किया कि ऐसी खबरें और चीज़ें सामने आई, कार्रवाई हुई? इन लोगों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे जो भी MNAs आपके दूसरी तरफ गए और जिस वजह से भी गए, चाहे मुबैना तौर पर उन्होंने पैसे लिए हों या टिकट के वादे लिए हों या जो भी उसकी वजह हो, अगर वो उस तरफ गए हैं तो उनके खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी और यहीं पे इमरान खान के अपने बुनियादी फलसफे का इम्तिहान भी होगा कि वो अपने उसूलों की खातिर हुकूमत की कुर्बानी देते हैं या इन 15-20 लोगों को फिलहाल टच नहीं करते क्योंकि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान साहब तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस मुल्क में वोट चोरी होता है। ये जो दोनों पार्टियों की लीडरशिप है,
ये सेनेट के इलेक्शन में पहले टिकट देते हैं तो उसमें करोड़ों रुपया कमाते हैं, और फिर इनके सेनेटर वोट ख़रीदते हैं पार्लियामेंटेरियंस का, और उसमें अरबों रुपए की मंडी लगती है और ख़रीदो फरोख्त होती है। इसलिए हम पहले नेशनल असम्बली में गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर हम ने हर जगह पर इलेक्शन कमीशन को बताया क्या मसला था। सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई 1040 या 60 अगर बैलेट पेपर छाप लेता और जिसके अंदर कोई बार कोड हो जाता और हर तरह की हुकूमत उनको फैसिलिटी देने के लिए तैयार थी, ये वो खदशा था, जो अंदेशा था, जो हमेशा इमरान खान साहब ने हर फोरम पे कहा कि ये हमेशा इस तरह होता है। अब वही हुआ और उसके बाद इमरान खान का बयानिया जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। और आप देखें कि लेडीज़ को 174 वोट मिले और गिलानी साहब और उसके बेटे की वीडियो और जरदारी साहब का पैसा और उसके पीछे सारी चीज़ें मीडिया ने भी बार बार कहा और वो बेनकाब हो गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास हम पटिशन में भी गए हुए हैं और हमने बिल्कुल ओपन एंड शट सारी चीज़ें बताई। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट के इसमें पैसा नहीं चला, नून लीग का टिकट चला। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट्स को देख लें, आर्टिकल 122 की सब सेक्शन 2 को देख लें, सारी चीज़ों को देख लें, तो उसमें तो किसी सूरत में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की क्वालिफ़िकेशन नहीं बनती कि वो बतौर सेनेटर रहें और उनको डिसक्वालीफाई होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उनकी जो नोटिफिकेशन है उसको रोक देना चाहिए। और डस्का का इलेक्शन हुआ, रात को 3 बजे इलेक्शन कमीशन भी खुल गया और कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल हो। सर डॉक्टर साहब, इसमें सवाल ये है कि चले ये मानकर चलते हैं कि इस इलेक्शन में पैसे चले, तो ये तो अब ठीक है, पीपल्स पार्टी ने चलाए, ये मानकर चलते हैं कि नून लीग ने टिकट भी दिए, ये मानकर चल रहे हैं, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने साबित करना है और बाकी केसेस वैसे जितने भी चल रहे हैं आप कोर्टों में भी चले गए हैं। लेकिन ये 15-20 लोग जो थे दे बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उनके साथ आपने क्या करना है? ये तो पीपल्स पार्टी को सजा मिल जाएगी, मरियम नवाज को मिल जाएगी, इनके साथ क्या होना है? देखिए अब फिर वही वाली बात है ना कि इमरान खान के पास तो कोई ऐसी जादू की छिड़ी नहीं है जब तक कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना सामने आए। जैसे वीडियो आई यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ख़रीदारी की, उसमें हमारे 1-2 MPA-MNAs बीच में शामिल हुए, ठीक है। जब तक ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर काम हो रहा है, वो आ जाएगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 18 से 20 MNAs हैं हमारी पार्टी के जिन्होंने वायलेशन की है और जिसने डिफेक्शन की है, और उसमें से इसमें भी कोई शक नहीं कि उनमें से 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर ये वैसे डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं और आप समझते हैं कि वो सबूत सामने आ जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो रहे हैं और आएंगे तो इमरान खान वो शख्स है कि जो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। उसने एक मिसाल पहले भी कायम की KPK में, अभी भी वो मिसाल कायम करेगा। और आने वाले दिनों में अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि वो इस तमाम सबूत के बावजूद, हर चीज़ ओपन एंड शट है, वो क्या फैसला लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात यहाँ पे ये है कि अगर सबूत आ जाते हैं, और खान साहब ने, हमने देखा कि उन्होंने जो वीडियो सामने आई 18-20 अपने MPAs को तो वो पहले निकाल चुके थे, अभी वजीर कानून थे वहाँ पे, उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है, अगर सबूत सामने आ गए और इनके खिलाफ कार्रवाई वो करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। और यही असल सवाल है कि क्या वो उसूलों की खातिर अपनी ये हुकूमत को, इमरान खान को तो इमरान खान इस मुल्क में इक़्तिदार की खातिर नहीं आया, ये बात साफ वाज़ेह हो गई जब जुम्मे वाले दिन उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया। जैसे ही हफीज़ शेख का इलेक्शन हारा, पार्टी में उसी रात शाम को एक बड़े पैमाने पे बैठक हुई और ख़ान साहब ने असर खुद ये स्टेप लिया। और ये दलेराना और जुर्रतमंदाना फ़ैसला वही शख्स कर सकता है जो सादिक भी हो, अमीन भी हो, जो ईमानदार भी हो, जो चाह रहा हो कि इस मुल्क की जो अखलाकियात इन लोगों ने तबाह कर दी हैं वो ठीक हों और ये मुल्क हकीकी मानों में एक रियासत मदीना बने। उन्होंने कहा मैं फिल फोर एतमाद का वोट लूँगा ताकि जिसको मुझ पर एतमाद है वो मुझे वोट दे, अगर मुझे एतमाद नहीं है
तो ये बात आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि हमारा जुमेरात की रात को फिर एक इजलास हुआ कि अगर सुबह प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे और PTI अपोजिशन में बैठ जाएगी। लेकिन उन्होंने 178 वोट लिए और 2 वोट पहले से भी ज़्यादा लिए। और इसमें महज़का खेज़ बात जो आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि उनमें 12 से 18 वो लोग भी थे कि जिन्होंने वोट पहले हफीज शेख को नहीं दिया और एतमाद के वोट में वो बढ़ चढ़ कर पेश थे। तो यही तो वो गंदी सियासत है जिसको साफ इमरान खान करना चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने हफीज शेख को वोट दिया और नहीं दिया और खान साहब को एतमाद का वोट एक दफ़ा फिर दे दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये है, 2-3 एतराज़ात जो बड़े बड़े हुए। एक तो ये कि 178 तादाद असम्बली में नहीं बैठी हुई थी, नंबर 1, क्योंकि उसमें काउंट भी वो कहते हैं जी फैसल वाडा तो रिज़ाइन कर गए हैं, उसके अलावा BNP मैंगल आपके साथ है नहीं। इससे पहले आपने 174 के करीब वोट लिए थे खान साहब ने, तो ये 4 कैसे बढ़ गए जब वहाँ पे तादाद ही इतने लोगों की नहीं थी। दूसरा जो इंतहाई अहम बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कल मरियम नवाज़ ने भी कहा कि 2 MNAs को तो कहीं छांगा मांगा की तरह उठा के रख दिया गया था और लोगों को चेस किया गया, उनको कॉलें करवाई गई, लोगों को धमकियां दी गई आपके अपने MNAs को। इस पर आप क्या कहेंगे कि खान साहब को जबरदस्ती एतमाद का वोट डलवाया गया? नहीं, देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ बतौर चीफ विप रूलिंग पार्टी, ये मेरा काम है कि ये 178 के 78 वोट 100% दुरुस्त है, इनमें कोई बोगस नहीं है और कोई प्रॉक्सी नहीं है। और सिंपल है, आज नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उनकी काउंटिंग, उनकी हाज़िरी शो कर दी है और उनकी ऊपर से रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, प्रेस गैलरी भी है। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं कि अलाइज को मिलाकर, PTI के वोट मिलाकर और एक इंडिपेंडेंट असलम भूतानी साहब को मिला के हमारे 178 वोट बनते हैं। फैसल वाडा इसमें नहीं है, स्पीकर इसमें नहीं है, उसके मुताबिक फिर 180 वोट बनते थे। मैंगल इसमें नहीं है। एक एक बंदे का नाम, एक एक बंदे की लिस्ट, एक एक बंदे की टिक मार, उसकी वीडियो भी मौजूद है जहां टेलर खड़ा हुआ था जब वो काउंटिंग करके आइज लॉबी में मेंबर्स जा रहे थे। ये तो बात बचकाना है कि जिनके नंबर पूरे नहीं थे या नंबर छोड़े हैं या ज्यादा है या लेना है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ी सी सेनेट की बात करते हैं। गिलानी साहब वर्सेस संजरानी साहब, अभी चेयरमैनशिप का मुकाबला होगा। 47 और 53 का मुकाबला है। हुक्मरान इत्तेहाद के 47 सेनेटर्स हैं, उनके 53 सेनेटर्स हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो सीधा सीधा गिलानी साहब को मुंतखब हो जाना चाहिए। अब इनमें ये जो 6-7 लोग हैं, ये अगर आपकी तरफ आ गए क्योंकि खुफिया बैलेटिंग है, तो इस पर अब आपकी क्या टेक होगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि ओपोजिशन के लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे का इस्तेमाल करके तोड़ा गया अगर गिलानी साहब जीत गए तो, सॉरी हार गए तो? पहली बात है कि हम 48 हैं, ठीक, एक मेंबर हमारे साथ और है और वो 52 है। 53वां वोट इसहाक डार का पोल नहीं होगा, क्योंकि ये मुझसे आप फिगर लेना, मैं विप हूँ तो ये चीज़ें मेरी टिप्स पे हैं। एक तो ये कैलकुलेशन को ठीक कर लें। दूसरा, फिर अगेन सीक्रेट बैलेट है, फिर अगेन सीक्रेट बैलेट में मंडी फिर लग चुकी है। आसिफ अली जरदारी, आपकी सोच है कि जितने डेस्परेट होकर जितने बड़ी बड़ी ऑफर्स वो सेनेटर्स को कर रहे हैं, तो इन सारी इस ये जो गंदी और करप्ट प्रैक्टिस है, इसी के अगेंस्ट इमरान खान चाहता है कि आइए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें, ओपन शो ऑफ हैंड करें, EVM मशीन करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दें। उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा और सेनेट के इलेक्शन के बाद हम बाकायदा ऑफ़र करेंगे, हुकूमत ऑफ़र करेगी अपोजिशन को भी पार्लियामेंट में कि आएँ, बैठकर माजी को छोड़ें और आगे की तरफ चलें, ताकि जिसका जो मैंडेट है नतीजा उसके मुताबिक निकले। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, ठीक है, पंजाब पे आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि अभी ये क्लैरिफिकेशन तो आ गई, कल ये खबर चल रही थी कि बुज़दार साहब को रिप्लेस करने का फैसला हो चुका है, खान साहब का ये ज़ाती फैसला है। आज उसकी रिबर्टल उस खबर का आ गया है और ख़बर ये है कि जी कोई रिप्लेसमेंट बुज़दार साहब की नहीं हो रही, लेकिन साथ में अदम एतमाद की खबरें चल रही हैं। आज PDM के इजलास में भी ये हुआ है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है? हो सकता है परवेज़ इलाही आपसे चले जाएं, वो उनके CM बन के नून भी उन्हें सपोर्ट करे और बाकी पीपल्स पार्टी समेत उनके तो 6 MPs हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से मैनेज करेंगे पंजाब की सूरत हाल को?
देखिए, जिस तरह पीडीएम ने नेशनल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म वाले मामले पे मुंह की खाई है, उसी तरह पंजाब में भी वो मुंह के खाएंगे। पंजाब में हमारे सीएम के पास गो इतनी कोई विजिबल बड़ी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं वो इतने मेंबर हैं कि हमें अगर सीएम ने खुद एतमाद का वोट लिया तो इंशाल्लाह पूरी असम्बली उन पर एक बार फिर एतमाद का वोट लेगी, और अगर वो पीडीएम ने अदम एतमाद किया तो उनको शिकस्त होगी। हमें वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। ठीक, आमिर डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आलमी यौम ख़वातीन पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। औरत माँ है, बेटी है, बीवी है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंसान भी है, और रिश्तों के तकद्दुस से हटकर भी बराबरी, इज्जत और एहतराम, इन तमाम हुकूक की हकदार भी है जो एक मर्द को हासिल है। क्योंकि सियासत का मैदान हो, तिब का शुबा हो, सहाफत का मुश्किल पेशा हो, कानून या जमहूरियत की बालादस्ती की जंग हो, या आमरीत के खिलाफ मुजामत, पाकिस्तानी खवातीन किसी शुबा ज़िंदगी में मर्दों से पीछे नहीं रही और अपना लोहा मनवाया। मुहतरमा फातिमा जिन्नाह से लेकर इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से लेकर जनाब आसमा जहांगीर तक, पाकिस्तानी खवातीन ने मुश्किल हालात में भी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन जहां इन तमाम खवातीन का नाम आज सबके लिए मशर रहा है, वहीं इस हकीकत से भी नाज़रीन इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी पाकिस्तान में खवातीन की एक बड़ी तादाद बराबरी के हुकूक और मवाकों से महरूम है, इस्तेसाल का शिकार है। तालीम हो, कारोबार हो, खवातीन हर मैदान में इज्तिमाई तौर पर पीछे हैं, और यही नुकता मुल्क की तरक्की के रस्ते में हायल एक बहुत बड़ी रुकावट है। आज बांग्लादेश की तरक्की की हम मिसालें देते हैं, जिसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है कई मैदानों में, लेकिन इस तेज़ रफ्तार तरक्की के पीछे छुपा राज क्या है? इसका जवाब बांग्लादेश में खवातीन की तालीम, सेहत और माशी रोजगार में बराबरी के मौके फराम करने का अहम हाथ है। आज अगर पाकिस्तान को भी तरक्की करनी है तो औरत को उसका हक देना होगा, तालीम का हक, सेहत का हक, रोज़गार का हक, माशी आज़ादी का हक, आज़ादी इजहार का हक, और सबसे बढ़कर माशरे में बराबरी के वजूद का हक, जिसमें कोई भी औरत किसी किस्म के इस्तेसाल के खौफ से आज़ाद होकर अपना किरदार अदा कर सके मुल्क की तरक्की में, ख़ानदानों की खुशहाली में। आइए आज आलमी यौम ख़वातीन पर हम सब अहद करें कि इस मिशन का हम हिस्सा बनेंगे और इस जद्दोजहद का आगाज़ अपने घरों से करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। बरतानवी शहज़ादे हैरी की अहलिया मेगन मार्कल के तहलका खेज इंटरव्यू ने दुनिया भर में भूनचाल मचा दी, और बरतानवी शाही ख़ानदान एक बार फिर एक ऐसे तनाज़े की ज़िद में आ चुका है जिसमें प्रिंसेस डियाना के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की यादें ताज़ा होती दिख रही हैं। लेकिन मशहूर अमरीकी मेज़बान ओपरा विनफ्री को दिए जाने वाले इस तहलका खेज इंटरव्यू का सबसे परेशान कौन इंकशाफ वो हिस्सा था जिसमें मेगन मार्कल ने शाही महल की जानिब से अपने और प्रिंस हैरी के होने वाले बच्चे की मुमकिना रंगत पर खदशात के बारे में बताकर आज भी नस्ल और रंग की बुनियाद पर तासुबात का पर्दा फाश कर दिया है। मेगन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनसे ऐसे वक्त में शाही खानदान की जानिब से खदशात का इजहार किया गया जब वो उम्मीद से थी, और कहा गया कि जब उनका बेटा पैदा होगा तो उसका रंग कैसे होगा और उसके असरात क्या होंगे। So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And I just didn't want to be alive anymore. आपको याद दिलाते चलें कि प्रिंस हैरी की स्याह फाम मेगन मार्कल से शादी के पहले दिन से ही तनाज़ात की ज़िद में रही, जिसमें मेगन मार्कल का स्याह फाम बैकग्राउंड जो है वो एक बड़ी वजह थी। लेकिन बरतानिया से लेकर अमेरिका तक गूंजने वाले इस इंटरव्यू के दौरान कई और ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो बरतानवी शाही ख़ानदान का कई सालों तक पीछा करेंगे, शर्मिंदगी का बायस उनके लिए बन चुके हैं। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल ने शाही महल में अपने बेटे की रंगत के साथ साथ उस सख्त दबाव के बारे में भी बात
बात की, जिसके नतीजे में मेगन के मुताबिक वो खुदकुशी के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी थी, और जब उन्होंने शाही खानदान से मदद मांगी तो इनकार कर दिया गया उनकी मदद का। शहजादा हैरी ने विनफ्री को बताया कि उन्होंने शाही जिंदगी में खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस किया और उन्हें हैरत हुई कि गुज़श्ता साल उनकी माली मुआवनत बंद कर दी गई और शाही तहफ़्फ़ुज़ से भी उन्हें महरूम कर दिया गया। प्रिंस हैरी ने यह भी कहा कि उन्होंने महसूस किया कि उनका ख़ानदान मेगन की हिमायत नहीं करता। अपने वालिद प्रिंस चार्ल्स से मुतालिक हैरी ने मायूसी का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि उन्होंने हैरी का फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें अपनी वालदा प्रिंसेस डियाना का भी ख्याल आया। वो उनकी याद आई कि कैसे उन्होंने अकेले इन तमाम मुश्किलात का सामना किया था, जबकि मेगन ने एतराफ़ किया कि शहजादा हैरी से शादी से पहले उन्हें शाही ज़िंदगी के बारे में इल्म बिल्कुल नहीं था। मुख्तलिफ जराइद ने उन पर हमले किए और उनके बारे में झूठी खबरें जो हैं, कहानियाँ शाये की गई। इस मौके पर प्रिंस हैरी ने भी ये भी कहा कि मेगन के साथ जो सलूक किया गया उसके बाद उनके साथ उनके ख़ानदान के जो ताल्लुकात हैं उसके असरात इन तमाम ताल्लुकात पर आने वाले वक्तों में भी बाकी रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।